हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता के बारे में। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में सिर्फ व्यापार के माध्यम से आई थी। उनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि वो भारत को अपना गुलाम बनाए और यहाँ पर अपना शासन स्थापित करे। लेकिन भारत में कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई थी जिससे अंग्रेजों को यहाँ पर ज़्यादा फायदा दिखने लगा था, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें अंग्रेजों की पूरी रणनीतियाँ और वो कैसे उन्होंने अपना विस्तार किया था, व्यापार से लेकर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया था कि लगभग 200-300 साल तक भारत में वो शासन करके यहाँ से गए थे और इतना ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिला था। तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझना है हमें। तो सबसे पहले देखिए, मुगल बादशाह में सबसे आखिर में औरंगजेब जो थे, सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने जो आज हम प्रेजेंट का ये भारत का जब हम मैप देखते हैं, जो प्रेजेंट का भारत का मैप है, सॉरी ये देखिए दोबारा, हाँ, तो यहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से पर औरंगजेब का नियंत्रण था। तो 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है और जो उनके अंडर में छोटे छोटे राज्य थे, मुगल सूबेदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो खुद को स्वतंत्र मानने लगे थे और वो अपनी ताकत दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे डिफरेंट भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी थी। तो दिल्ली सबसे पहले शक्तिशाली जगह थी क्योंकि वहां पर से औरंगजेब शासन चलाता था पूरे भारत पर, जहां पर उन्होंने नियंत्रण किया हुआ था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो फिर दिल्ली का भी इतना प्रभाव नहीं रहा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। जो अंग्रेज आते हैं सबसे पहले वो 18वीं शताब्दी, सबसे पहले उनकी जो कंपनी होती है वो 1600 ईस्वी में आती है भारत में। लेकिन जो 18वीं सदी की यहाँ पर बात की हुई है कि वो राजनीतिक क्षेत्र पर उनका कब्जा हुआ था सबसे पहले 18वीं सदी में। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने कब्जा किया था। क्या आपको पता है कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे? ये हमने पहले बात की है कि सबसे पहले अंग्रेजों का कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो भारत पर इतना कब्जा करे या भारत को अपना उपनिवेश बनाए। फिर ऐसी कुछ स्थितियां हुई थी जिसकी वजह से उन्हें भारत में बहुत ज़्यादा फायदा दिखने लगा था और अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भारत से कमा रहे थे और उनको और भी फायदा दिखने लगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी आपस में एकता नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाना शुरू किया था। अगर आज भी हम किसी भी विषय पर बात कर लें, अगर लोगों में एक ही घर में अगर दो जनों की नहीं बनती है आपस में, तो कोई तीसरा आकर उनके बीच में और फूट डालेगा और फिर वो उनको पूरी तरह से अलग कर देगा। तो कुछ ऐसी स्थिति भारत में बनी थी जब अंग्रेज भारत में आए थे। तो ये स्थिति कब बनी थी ऐसी? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब के समय पर उसने पूरे नियंत्रण पर अपना कब्जा किया हुआ था और वो सबसे शक्तिशाली राजा था। जब औरंगजेब का समय था तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत को इतना बिखेर देते। तो आगे देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है। जो औरंगजेब जब होते हैं, औरंगजेब के जो आगे उत्तराधिकारी होते हैं बहादुर शाह जफर, तो उनके जो बेटे होते हैं उनकी वो गिरफ्तारी का एक चित्र दिखाया हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई और मुगल बादशाह नहीं था, हमने पहले ही देखा था, इतना ताकतवर बिल्कुल नहीं था। तो जब 1857 में, आगे हम पढ़ेंगे सभी जो भी विद्रोह हुए थे, 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी आंदोलन के नेता होते थे अंग्रेज सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करते थे और उन्हें सजा देते थे। तो इसी वजह से उन्होंने बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार किया और उनके बेटों की मृत्यु कर दी। उनके बेटों को मार दिया था कि कहीं और बहादुर शाह जफर के बाद उनके बेटे उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। फिर जो आंदोलनकारी उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को ना भगा दे यहाँ से। तो इसी वजह से अंग्रेजों को जहाँ भी अपना फायदा दिखता था वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को ही हटा देते थे जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था।
सबसे पहले देखिए पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे प्रवेश करती है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय पर एलिजाबेथ प्रथम, उनसे एक चार्टर यानी कि इजाज़तनामा मिलता है, परमिशन लेटर मिलता है कि आप इंडिया में जाकर अपना व्यापार कर सकती हैं। और इसको कंपनी को एकाधिकार मिला था। एकाधिकार मतलब सिर्फ इंग्लैंड से एक ही कंपनी भारत में जाएगी, कोई और कॉम्पिटिटर वहां पर नहीं होगा। तो इसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। इस चार्टर के सहारे जो कंपनी थी वो समुद्र पार जाकर नए इलाकों को भी खंगाल सकती थी, कोई भी नया एरिया देख सकती थी, सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती थी और फिर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत में बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई डर नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। तो देखिए जब कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक वस्तु है भारत में या किसी भी जगह पर एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए कि किसान उत्पादन कर रहा है किसी भी वस्तु का, तो यहाँ पर एक कंपनी है। अब वो कंपनी जो भी कीमत तय करेगी किसान को उसी कीमत पर उसे, क्योंकि किसान को तो अपनी वस्तु बेचनी है तो वो उसी कीमत पर बेच देगा, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर आ जाता है एक और, तो किसान क्या करेगा, फिर उसे अपनी वस्तु बेचेगा जहां से उसे ज़्यादा कीमत मिल रही है। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे इंग्लैंड में से कोई और कंपनी नहीं आ सकती थी, कोई भी उसे कंपटीशन नहीं दे सकती थी। इसकी वजह से अंग्रेजों को कुछ फ़ायदा दिखने लगा था। यहाँ पर एक वर्ड आया है वाणिज्यिक, देखिए हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। जो प्रॉफिट होता है वो एक ऐसी एक एक्टिविटी होती है, वाणिज्यिक ऐसा एक काम होता है जिसमें प्रॉफिट देखा जाता है। लेकिन ये जो उन्हें परमिशन लेटर मिला था इंग्लैंड की महारानी से, वो तो सिर्फ इंग्लैंड की देश कंपनीज के लिए था। लेकिन दूसरी जो यूरोपीय ताकत थी वो पूर्व के बाज़ारों में आने से उन्हें नहीं रोक सकता था, किसी और देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता था कि किसी और देश की कंपनी भारत में नहीं आ सकती। जब तक इंग्लैंड भारत में पहुंचते तब तक वहां पर कौन, पुर्तगाली पहुंच चुके थे पहले ही। भारत के वो पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाली के खोजी यात्री जो वास्को डी गामा थे उन्होंने 1498 में, तो देखिए 1600 में आती है अंग्रेजों की कंपनी, लेकिन 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता खोज लिया था, तो वो भारत में पहले ही एंटर कर चुके थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी आ चुके थे भारत में और कुछ समय बाद फिर फ्रांसीसी भी आए थे। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच आते हैं, फ्रांसीसी, और इनके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बाद आती है। तो देखिए शुरुआत में अगर हम बात करें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में पहले नहीं आई थी, लेकिन बाद में आकर भी उसने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी, कुछ ऐसी प्लानिंग की थी जिससे उन्होंने पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया था। और उससे पहले जो भी कंपनियां आई थी उनका वहां से नियंत्रण बहुत कम कर दिया गया था, और हालांकि भगा दिया था उनको भी यहाँ से, भारत से। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि सारी कंपनियां एक ही चीज़ खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ार में जो भारत के सूती के कपड़े थे और रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी, डिमांड ज़्यादा थी। यहाँ की जो काली मिर्च है, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सभी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ते कंपटीशन से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की फिर कीमतें बढ़ने लगी और जो उन्हें प्रॉफिट मिलना था वो कम होने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें। तो देखिए जब एक ही वस्तु को, मान लीजिए काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर है, तो उसको अगर 4 कंपनियां खरीदेंगी तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर वो इतनी महंगी कीमत पर यहाँ से खरीदेंगी फिर अपने देश में जाकर कैसे बेचेंगी।
तो उससे उनका प्रॉफिट कम हो रहा था, इसीलिए वो एक दूसरे जो कंपनियां कॉम्पिटिटर थे उनको ख़त्म करना चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से इनको यहाँ से भगा दें। और बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने वो पूरे बाजार पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ करवानी शुरू कर दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी। तो उस समय पर समुद्री मार्ग से व्यापार होता था जहाज़ों के ज़रिए। तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का जहाज़ डुबो देती थी, जो कोई भी रुकावटें ऐसी खड़ी कर देती थी और जहाज़ों को फिर आगे नहीं बढ़ने देते थे। कई बार ऐसे होता था कि कोई डाकुओं को भेजकर उनके जहाज़ को लूट लिया जाता था। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की फिर किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था। तो जो उन्होंने अपने कारखाने भारत में बनाए थे फिर उसके बाद सबसे पहले तो वो अपना पैर जमाना शुरू करते भारत में। उसके बाद सभी जो भी यूरोपीय कंपनी थी वो धीरे धीरे किलेबंदी करनी शुरू कर देती हैं कि हमें भारत में खतरा है इस कंपनी से, तो इसी वजह से वो किलेबंदी करती हैं। तो जब किलेबंदी की जाती है फिर उन्हें बाकी कंपनियों के हो जाता है कि ये तो यहाँ पर पक्के तौर पर बस चुके हैं, तो उनको फिर ख़त्म करने के लिए इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिशों के कारण जो स्थानीय शासक से जो वहाँ के जो रियासतें थी भारत की जो राजा महाराजा थे उनके बीच भी उनकी लड़ाइयाँ होने लगी थी, क्योंकि उन्हें तो साफ ही दिख रहा था कि अगर कोई बाहर से आकर हमारे भारत में रहेगा, अब किलेबंदी करेगा, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, वो पक्के तौर पर यहीं का वसनीक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हमारा जो शासन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो स्थानीय लोग जो शासक थे राजा महाराजे, उनके साथ भी उनकी कुछ अनबन होने लग गई थी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था। तो जो व्यापार था वो राजनीति के साथ ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो रहा था। सबसे पहले हमने ना पीछे एक मैप छोड़ दिया था, उसको समझ लेते हैं कि किस रास्ते से आते हैं। यहाँ देखिए यूरोपीय देश थे, तो ये भारत में यहाँ अफ्रीका के इधर आते हैं और केप ऑफ गुड होप तक। और इससे के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले मलेशिया, सिंगापुर, इन ईस्ट कंट्रीज में पहुंच जाती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती हैं। लेकिन जो पुर्तगाली थे, जो हमने देखा था वास्को डी गामा, जो यहाँ पर भारत में आता है और सीधा भारत के कोचिकोट, जिसे आज हम कोचिन बंदरगाह पर पहुँचता है और यहाँ पर उनका सबसे पहले व्यापार शुरू हो जाता है, मसालों का व्यापार। तो यूरोपीय देशों में ठंड ज़्यादा थी तो उन्हें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यहाँ से मसाले ले जाकर कम कीमतों पर वहाँ अपने देश में महंगी कीमतों पर बेच रही थी, तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर मोस्टली हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि उनका प्रभाव लंबे समय तक भारत में रहा है। तो सारी इस पूरे चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात होगी, अंग्रेज़ों के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे, तो देखिए पहली जो ईस्ट इंडिया इंग्लिश फैक्ट्री होती है 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू होती है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, जो कंपनी में काम करते थे, जहाँ व्यापारी थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के जो अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदेगरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास फिर आकर बसने के लिए कह दिया था। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ने लगा था तो उन्होंने अपने जो भी सौदागर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जहाँ व्यापारी होते हैं, तो उनको कंपनी के अपनी फैक्ट्री के आसपास उन्हें रहने के लिए बोल दिया कि आप यहीं पर ही आ जाओ, यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा है। तो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ फिर क्या किया, किला बनाना शुरू कर दिया था। और 2 साल बाद फिर उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की ज़मींदारी भी खरीद ली थी। इसमें से एक गांव कौन सा था, कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बन गया था और अब इसे कोलकाता भी कहा जाता है।
तो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी मना लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। जब उन्हें व्यापार में मुनाफा होने लगा तो वहाँ के जो शासक थे उनको रिश्वत देकर उन्हें भी खरीद लिया और उनसे परमिशन लेनी शुरू कर दी थी। और फिर जो औरंगजेब थे उनको भी मना लिया था कि बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के अपना व्यापार जो है वो उन्हें व्यापार करने का आदेश दिया जाए। तो एक फरमान दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश जो किसी राजा के द्वारा, जो किसी बड़े शासक के द्वारा दिया जाता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लग गई थी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए, औरंगजेब के फरमान ने केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, यह छूट नहीं थी। तो कंपनी को ये एक परमिशन मिली थी कि आप बिना शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो कंपनी में काम करते थे व्यापारी, वो अपना निजी तौर पर भी काम कर रहे थे कि कंपनी में तो काम करते ही थे व्यापार, लेकिन अपना पर्सनली भी उन्होंने अपना एक जैसे पार्ट टाइम जॉब होती है ना, वो शुरू कर लिया था। लेकिन ये परमिशन या छूट उन्हें नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से फिर इनकार कर दिया। क्योंकि अब देखिए, जब कंपनी शुल्क नहीं चुका रही है तो वो भी आवाज़ उठाएंगे कि हम क्यों पैसा दें, हम क्यों इस चीज़ के लिए ये फीस दें जब कंपनी नहीं दे रही है। तो इससे बंगाल में जो राजस्व वसूली थी वो बहुत कम हो गई थी। इससे क्या हुआ, जो आमदनी होती थी शासकों की, जो पैसा इकट्ठा होता था खजाने में, वो कम हो गया था। ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली खां, फिर उन्होंने विरोध कर दिया क्योंकि उनको मुनाफा कम होने लगा था। यहाँ देखिए एक चित्र है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। ये देखिए, ऐसे बोट के ज़रिए सामान लाया जाता था और ऐसे समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। आगे देखिए, व्यापार से युद्धों तक कंपनी युद्ध में कैसे कंपनी के जो युद्ध है वो कैसे स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो वो व्यापार कर रही थी, फिर उनका क्या होता है, युद्धों में भी उनका प्रवेश हो जाता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ भी। आगे देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का जो टकराव था वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि कंपनी अपना शासन करना चाहती थी, अपना फ़ायदा कमाना चाहती थी, लेकिन जो वहाँ के नवाब थे उनको नुकसान हो रहा था। तो इसी वजह से उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब जो अपनी ताकत दिखाने लग गए थे और क्षेत्रीय ताकतें भी उभरने लगी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। तो सबसे पहले जब आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान होते हैं नवाब, फिर वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बन जाते हैं शासक बंगाल के। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से वो नजराने मांगे थे। उसे सिक्के ढालने का भी अधिकार नहीं दिया गया था और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया था। ये सभी रोक टोक लगा दी थी सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार जो राजस्व वसूली है, वो जो आमदनी है वो कम हो रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल सही बात करी थी उन्होंने कि जो कंपनी थी वो अपने फ़ायदे में, वहाँ की जो सरकार थी उनका आमदनी कम हो रही थी, उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो इसी वजह से उन्हें किलेबंदी करने से भी मना कर दिया था। कंपनी टैक्स चुकाने को फिर तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास कर दिया था। फिर वो करते हैं अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं कि वहाँ के जो नवाब थे उनके प्रति उनके मन में नफरत बढ़ जाती है।
कंपनी का कहना था कि जो स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, तो कंपनी कहती थी कि अगर आप ऐसा करेंगे, हम पर टैक्स लगाएंगे, तो हमारा जो व्यापार है वो खत्म हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, जो सरकार ने टैक्स लगाया हुआ था वो हटा ले, तभी व्यापार बढ़ेगा। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो कंपनी अपने तरफ से कोशिशें कर रही थी और जो नवाब थे बंगाल के, वो अपनी कोशिशें कर रहे थे। ये टकराव दिनों दिन फिर बढ़ रहा था और टकरावों की परिणति, इसके परिणाम स्वरूप युद्ध होता है प्लासी का, प्रसिद्ध युद्ध। प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में ये पहली लड़ाई होती है। कठपुतली का एक दिया हुआ है यहाँ पर मीनिंग, देख लीजिए। आगे वर्ड आएगा कठपुतली। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे, पता ही है आप सभी को कठपुतली क्या होता है। जो कभी मेला लगता है गांव में या कहीं भी जगह पर, वहाँ पर कठपुतली के नाच होते हैं, जो पपेट्स होते हैं। तो क्या होता है, जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कह दिया जाता है। तो ये मजाक उड़ाने के लिए वर्ड आज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि कठपुतली, ये व्यक्ति तो किसी के हाथ की कठपुतली है। तो इसी तरह से ये कठपुतली का अर्थ दिया हुआ है। आगे देखिए, फिर कंपनी और बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उसके बीच सबसे पहली बड़ी लड़ाई होती है प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी डर था क्योंकि सिराजुद्दौला उनके खिलाफ चल रहे थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली, देखिए यहाँ पर वर्ड आया है, तो ये जो वर्ड होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप स्टोरी कनेक्ट कर पाएंगे। तो कठपुतली का जो वो नवाब ऐसा चाहती थी जो कंपनी के इशारों पर चले, जो उसे व्यापारिक रियायतें दी, उन्हें छूट दी जाए और सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करें, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो तो उनकी सारी सुविधाएं बंद कर रहा था। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर वो अपने दिमाग से खेलना शुरू करते हैं कि जो सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो सिराजुद्दौला की जगह पर नवाब बनना चाहते हैं, उनको कंपनी अपनी साइड करना शुरू कर देती है कि उनकी सहायता से हम सिराजुद्दौला को हटा दें और फिर सिराजुद्दौला की जगह जो भी नवाब बनेगा वो कंपनी के इशारों पर चलेगा। जवाब में फिर सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें। यह भी बात बिल्कुल सही थी, वो राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। किलेबंदी रोकें और बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने फिर कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित करते हैं अंग्रेज, उस पर हमला कर देते हैं। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और जो गोदाम थे उस पर ताला डाल दिया था। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया था। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख कर लिया था। तो जो कासिम बाजार में फैक्ट्री थी वहाँ पर जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने हमला कर लिया था और अंग्रेजों को जो हथियार थे वो छीन लिए थे और वहाँ पर ताला लगा दिया था। फिर कलकत्ता पर जो होती है फैक्ट्री, वहाँ पर जाना शुरू कर देता है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया था। जो क्लाइव थे, उनके अफसर थे, उसके नेतृत्व में उन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर ली थी लड़ाई के लिए, युद्ध करने के लिए। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक फिर सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। जो क्लाइव था वो अंग्रेजों में एक अच्छा था, जो
अफसर था जिन्होंने फिर सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण क्या था कि उसमें जो सेनापति थे उनके सेनापतियों में एक सेनापति थे मीर जाफ़र की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज और मीर जाफ़र को अपनी साइड करके सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। यहाँ पर एक स्रोत दिया हुआ है इंग्लैंड के संपन्नता का आश्वासन क्या है। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। जो महत्वाकांक्षा मतलब जो इम्पोर्टेंट एस्पिरेंट्स होते हैं उनको संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये चिट्ठी कौन भेजता है? रॉबर्ट क्लाइव ने भेजी थी अपने किसी ऑफिसर को। आगे देखिए, प्लासी की लड़ाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में पहली कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत थी। हालांकि लड़ाइयाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रही थी, लेकिन सबसे पहले उनकी बड़ी जीत थी प्लासी का जो युद्ध हुआ था। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को फिर मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना। कंपनी अभी भी शासन करना नहीं चाहती थी। प्लासी की लड़ाई के बाद वो सिर्फ व्यापार में अपना फायदा देखना चाहती थी। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के लड़े किया जाता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। अगर उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता वहाँ की जो रियासतें थी, जो शासक थे, उनकी मदद लेकर, तो वो कभी भी लड़ाइयाँ ना करती, क्योंकि इतने वॉरियर नहीं थे अंग्रेज कि भारत में इतनी लड़ाइयाँ लड़ते। वो सिर्फ अपना फ़ायदा ही देख रहे थे। जल्दी ही कंपनी को एहसास हुआ कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलता है। जो मीर जाफ़र था वो भी हमेशा उनके इशारों पर नहीं चल रहा था, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में अच्छा बनना होता है। अगर मीर जाफ़र सिर्फ अंग्रेज़ों का साथ देता तो जो वहाँ की प्रजा थी वो उनको हटा देती, वहाँ से वो विरोध कर देती अपने शासक था। तो इसकी वजह से वो प्रजा के सामने अच्छा बनने के लिए मीर जाफ़र भी कंपनी के अगेंस्ट होना शुरू कर देता है। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने फिर उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेज सिर्फ यही खेल खेल रहे थे कि उसको राजा बनाया जाए, उसको नवाब बना दिया जाए, जो उसके हाथ की जो पपेट हो, जो कठपुतली हो, जो उसके कहने पर ही चले। लेकिन राजा को क्या होता है, अपनी प्रजा की देख रेख भी करनी होती है, उसके सामने भी अच्छा बनना होता है। फिर मीर कासिम ने भी परेशान किया तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को फिर दोबारा नवाब बना दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ खेल ही खेल रही थी एक बार कंपनी की, पहले इसको हटा दो, फिर उसको बना दो, फिर उसको हटा दो, फिर दोबारा फिर मीर जाफ़र को बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक जरूरतों, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी को सिर्फ पैसा चाहिए था। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। तब तक कंपनी के इरादे फिर बदल जाते हैं। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने फिर एक घोषणा कर दी कि अब खुद ही हमें नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जिसको भी वो नवाब बनाते थे वो उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं जाकर उनके खिलाफ हो जाता था। तो फिर क्लाइव कहता है कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। फिर 1765 में
मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण भी मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ब्रिटेन के पास प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही थी। अब यहाँ के नवाब बन चुके थे, ईस्ट कंपनी यहाँ की नवाब बन चुकी थी, तो वहाँ से ब्रिटेन से उन्हें कोई भी वस्तु लाकर यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से वो सीधा ही चीज़ खरीद लेते थे। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। तो देखिए, भारत से ही आमदनी करके यहीं से चीज़ें खरीद कर वहाँ इंग्लैंड में बेच रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण कर सकती थी। तो देखिए, बंगाल में सबसे पहले वो अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब का मतलब क्या होता है कि इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों चीज़ें थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का जो हर एक कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। जो भी कंपनी में काम करते थे, जो छोटे छोटे नौकर थे, जो कोई भी कर्मचारी थे, वो खुद को नवाब मानने लग गए थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। अब देखिए, अब कंपनी क्या करती है, ज़मीन भी हड़पना शुरू कर देती है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। यहाँ से बहुत फ़ायदा उठा लिया था उन्होंने, प्रॉफिट उनको बहुत ज़्यादा हुआ था। पूरी तरह से लूटना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने भारत को। 1743 में जब वह इंग्लैंड से फिर मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल की थी। 1767 से जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से गया तो उसकी दौलत क्या थी, 102 पौंड के बराबर थी। तो देखिए, अगर हम आज भी देखें तो कितनी ज़्यादा बड़ी रकम थी। ये पौंड में बताया गया है, अगर रुपए को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा इसकी रकम बन जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम दिया गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। तो देखिए, इंग्लैंड की जो संसद थी, उन्होंने क्लाइव को बोला कि जो भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच करें, लेकिन वो खुद ही इतना भ्रष्ट था। तो देखिए, यहाँ पर उसने कितना पैसा कमाया था, कितनी दौलत यहाँ पर इकट्ठी कर ली थी। तो फिर वो खुद की भी सफाई देता है ब्रिटिश संसद में। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेह शपथ लग रहे थे। उनको, सरकार को उसकी जो आमदनी थी उस पर डाउट हो रहा था। उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसने बना ली थी, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने फिर आत्महत्या कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह ही दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा भी उन सभी को भ्रष्ट और बेईमानी मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। सभी अंग्रेज इतने भ्रष्ट नहीं थे, कुछ जरूर भ्रष्ट थे। किसी एक के गलत होने से हम पूरे समुदाय को या पूरे उनकी कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते हैं। उसमें कुछ बेचारे ऐसे थे जो सिर्फ यहाँ पर अपना जो रोजगार के लिए आए थे, बहुत साधारण परिवारों से थे। जैसे आज भी अगर हम देखें तो भारत के कुछ लोग किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग बहुत अमीर हैं जो बाहर जाते हैं, तो कुछ अपना रोजगार, कुछ काम की तलाश में भी जाते हैं, क्योंकि भारत के कुछ सिस्टम ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर रोजगार बहुत कम रह गया है। उनकी सबसे बड़ी बात इच्छा यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन वापस चलें और वहाँ की जिंदगी जो आराम से व्यतीत करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया था। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जो भारत से पैसा कमाकर वापस गए थे ब्रिटेन में, वहाँ के लोग उन्हें नवाब बोलते थे।
यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे लोगों का जो भारत से पैसा कमाकर वापस चले गए थे। यहाँ पर एक देखिए दिया हुआ है, स्रोत दिया है कि क्लाइव खुद को कैसे देखता था। क्लाइव को क्या लगता था कि वो इंसान क्या है, खुद को क्या समझता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद अपने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। तो उसने क्या कहा था, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा हूँ जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे और एक तरफ सोना और दूसरी तरफ हीरे जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। कहता कि मेरी इतनी वहाँ पर ठाठ बाट थी कि लोग आपस में मेरे लिए ही लड़ रहे थे। तो ये क्लाइव का कहना था। आगे देखिए कंपनी का शासन कैसे फैला था। अगर हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की अगर हम प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक प्राय हमला नहीं किए था। देखिए डायरेक्ट उन्होंने भारत में आकर सीधे अपनी सेना नहीं स्थापित कर ली थी। यहाँ की पहले उन्होंने कंडीशन सोची समझी, यहाँ की सिचुएशन देखी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। तो बक्सर की लड़ाई देखिए, यहाँ पर उन्होंने पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन, सबसे पहले देखिए राजनीतिक, जैसे कि उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाकर वहाँ पर दूसरा नवाब बनाया था जो उसके इशारों पर चलता था। कौन था वो नवाब? मीर जाफ़र, हाँ मीर जाफ़र था। फिर मीर जाफ़र के बाद फिर उन्हें कोई और नवाब बनाया था और फिर जो दूसरा नवाब था वो भी उनके खिलाफ चल पड़ा था। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, वो खुद में नवाब बनना शुरू कर दे, वो अपने हाथ में पूरा शासन लेना शुरू कर दिया था। तो डायरेक्ट उन्होंने अपनी सेना स्थापित नहीं की थी। जब उन्हें लगा कि अब कोई भी राजा हमारी बात नहीं मान रहा है तो वो फिर खुद को शासक घोषित कर दिया था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंस तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कि कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे। जो राज्य के जो इंटरनल मामले होते थे वहां भी उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया था। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी अब कंपनी तय करने लगी थी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। और ये सहायक संधि क्या थी कि किसी और कोई एक राजा अगर वो किसी और राजा का साथ नहीं देगा जब तक कि अंग्रेज उन्हें परमिशन नहीं देंगे, तो ऐसी संधियां थोपी जा रही थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को वह पैसा देती थी। तो देखिए सेना किसकी, अंग्रेजों की, लेकिन पैसा कौन दे रहा है, भारत के शासक। तो ऐसी उनकी नीतियां चल रही थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो कंपनी अपने अंडर में ले लेती थी। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है कि वेल्जली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि नवाब सहायक सेना देने के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे कि जो सेना अंग्रेजों ने दी है उनकी रियासतों को संभालने के लिए, लेकिन वो पैसा जो वहाँ के नवाब थे वो पैसा देने में चूक जाते, देरी हो जाती है, तो
फिर उन्होंने उनका आधा क्षेत्र अपने में मिला लिया था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो अब कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही होती है। यहाँ देखिए रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी उस समय। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा क्या है, निर्देश, मनचाही निर्देश के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ यानी कि दब्बूपन अंडर रहता है अंग्रेजों के, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती हैं। लेकिन जब वो अपने उसकी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर देता है तो फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनके बीच अनबन शुरू होती है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आगे देखिए टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, जो जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। टीपू सुल्तान ने जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया था। दक्षिण भारतीय के राजा मैसूर के उदाहरण से हम एक ये चीज़ समझते हैं। मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। जो मैसूर का एरिया था वो बहुत ताकतवर था। हैदर अली और उसके बेटा कौन थे, टीपू सुल्तान। उनके समय में मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो भी मालाबार तट में जो भी व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो सभी मैसूर के रियासत में था, मैसूर के अंडर हो रहा था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। तो जो टीपू सुल्तान के एरिए से बंदरगाह के जो पोर्ट थे वहाँ से चंदन की लकड़ी का निर्यात होता था, काली मिर्च और इलायची का, तो फिर उन्होंने निर्यात बंद कर दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ काम करने से रोक दिया था क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो उन्होंने फ्रांसीसियों का साथ दिया था और अपनी सेना बढ़ाने लग गए थे। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया हुआ है टीपू सुल्तान का, देख लीजिएगा। आगे देखिए सुल्तान के इन कदमों से फिर अंग्रेजों को गुस्सा आने लगा था और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखने लगे थे क्योंकि कंपनी के अस्तित्व पर खतरा हो चुका था, क्योंकि मैसूर से पूरा ट्रेड बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाइयाँ होती हैं। सबसे पहले होती है 1767 से 69 जो 2 साल तक चलती है। उसके बाद 4 साल की लड़ाई होती है जैसे 1780 से 84 तक, फिर 2 साल की लड़ाई 1790 से 92 तक, और फिर लास्ट होती है 1799 में। यह श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल जाती है। उससे पहले सभी लड़ाइयों में कंपनी हार जाती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में चला गया था और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। यहाँ पर देखिए टीपू की एक कहानी दी हुई है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत बताई जाती है। 1782 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आया और उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया था और कटार भी ज़मीन पर गिर गई थी। फिर भी टीपू सुल्तान ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार उन्होंने कटार उठा ली थी। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसके बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था और उनके राजसी झंडे पर भी इसकी तस्वीर होती है। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया, ये एक खिलौना दिखाया हुआ है, टीपू का खिलौना शेर। ये एक मशीनी खिलौने की तस्वीर है
इसमें नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमा दिया जाता है तो नकली शेर फिर दहाड़ता है, जो इसका हैंडल है उसे अगर घुमा दें तो, और सिपाही के भीतर से फिर चीख की आवाज़ निकलती है। अब ये खिलौना लंदन में स्थित है। वहाँ पर जो म्यूज़ियम है, एल्बर्ट म्यूज़ियम, वहाँ पर रखा गया है। ये टीपू का शेर का खिलौना था। आगे देखिए, फिर अब लड़ाई होती है मैसूर की अंग्रेज़ों के साथ, मैसूर के शासकों के साथ। उसके बाद होती है मराठों से लड़ाई। फिर मराठा भी जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो मराठा के जो राजा थे वो भी उभरने लगे थे, वो भी स्वतंत्र खुद को घोषित किए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने के बारे में सोचने लगी थी। अब जब धीरे धीरे उन्होंने कुछ एरिया में कब्जा कर लिया था तो फिर मराठों को भी वो अपने अंडर करना चाहती थी। 1761 में पानीपत की लड़ाई में हार जाने के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। तो ये मराठों के बारे में बताया। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध होता है 1782 में, सालाबाई संधि के साथ ख़त्म होता है। तो कोई भी अगर युद्ध होता था अंग्रेज़ों के साथ तो फिर वो बाद में एक संधि कर दी जाती थी दोनों पक्षों में, जिसपे कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के जो स्थित है आगरा और दिल्ली सहित कई भूभागों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो कुछ ऐसी लड़ाइयाँ थी जिनके बाद अंग्रेज अपना कब्जा जमा लेते थे, लेकिन कुछ ऐसी लड़ाइयाँ थी जो अंग्रेजों के द्वारा हारी जाती थी ना, उस पर अंग्रेज संधि कर लेते थे, एक समझौते के साथ वहाँ पर नियंत्रण करना शुरू कर देते थे। तब बहुत ही दिमाग के साथ खेलते थे अंग्रेज। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह फिर कुचल दिया गया और पुणे से जो पेशवा रहते थे उनको हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। फिर आगे देखिए, सबसे देखिए यहाँ पर कि बंगाल से शुरू होते हैं अंग्रेज और धीरे धीरे जहाँ पर मराठा महाराष्ट्र इधर के क्षेत्र में आना शुरू कर देते हैं। सर्वोच्चता का दावा, जो भी हमने ऊपर जितना भी किया है उससे क्या स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था, पहला भारत का गवर्नर जनरल, उसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हो चुकी थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। कंपनी क्या कहते थे कि उनका जो शासन है वो सत्ता है सबसे ऊपर है, इसलिए जो भारत के लोग हैं उनसे ऊपर कौन है? कंपनी है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने या उन्हें अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार मानती थी। कंपनी खुद को शासक मानने लगी थी और यही मानती थी कि हम जो चाहे करें। अगर किसी भी राज्य को अगर दबाना चाहे तो, अगर किसी से उनके साथ कोई व्यापार करना तो भी हम उनकी मर्जी, अगर नहीं करना तो भी उनकी मर्जी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखती है, जो बाद में वो नीतियां बनाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो बेरोक टोक नहीं चली थी। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो आज का कर्नाटक है, वहाँ के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश की थी तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे। तो कुछ ऐसे भी छोटे छोटे शासक थे जो अंग्रेजों के खिलाफ अभी भी युद्ध करना चाहते थे और अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था रानी चेन्नम्मा में। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 29 में जेल में ही उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार होता है रायना ने फिर प्रतिरोध उन्होंने भी जारी रखा था और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर
कैंप थे जो और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी फिर अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया था। तो देखिए, जब तक अकेले शासक मुकाबला कर रहे थे अंग्रेजों का, तब तक अंग्रेजों से जीतना संभव नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं बाद में, जब गांधीवादी युग शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, सभी भारत के सभी वर्ग एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं, तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में मदद मिलती है। आगे देखिए, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी को यह डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। उधर रूस एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने लगा था, तो कंपनी को यह भी डर हो गया कि अब उनकी सत्ता कहीं रूस ना छीन ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो अब जब वो दक्कन में उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था, अब उत्तर पश्चिम में भी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस क्षेत्र में भी वो अपना नियंत्रण, कंट्रोल, कब्जा करना चाहता था। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था। 1843 में सिंध में भी कब्जे में आ गया था। इसके बाद पंजाब, यहाँ के महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी। जो पंजाब के राजा थे, महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने कंपनी की जो भी सोच थी उस पर उनका सोच को सही साबित नहीं किया था। अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब पर भी हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन जो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने भी उनका मुकाबला किया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिर इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और फिर अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि पंजाब में अंग्रेजों का कब्जा कब होता है? 1849 में। आगे देखिए, विलय की नीति, जो मर्ज की नीति होती है, जिसे ये नीति ऐसी थी कि अगर किसी भी शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो क्या करती थी, कंपनी उस क्षेत्र को अपने में मिला लेती थी। तो ये नीति तब आती है जब डलहौजी का शासनकाल होता है। इन्होंने नीति अपनाई थी कि विलय नीति का नाम दिया। इस पर क्या होता था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और कोई पुरुष उसका वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी और कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस पर बहुत से ऐसी रियासतें थी जहां पर कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। और झांसी में हम देखते हैं कि रानी झांसी बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला करती है, लेकिन वो भी युद्ध में शहीद हो जाती है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि अवध की जनता के जो नवाब हैं, उसके कुशासन से आज़ाद कराने के लिए, जो अवध के नवाब थे वो अच्छे नहीं थे, उनसे आज़ाद कराने के लिए कंपनी ने खुद के हाथ में शासन ले लिया है। तो अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर फिर लोगों को गुस्सा आया और अवध के लोगों में भी विद्रोह की भावना जागी। और 1857 के जो विद्रोह होता है, बहुत बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अवध की जो लोग होती है, जनता, वो भी शामिल हो जाती है। यहाँ पर देखिए, इन मैप को कंपेयर करिए आप पहले इन 2 मैप को। जब 1797 में भारत में जहाँ बंगाल और जो बिहार वाले क्षेत्र पे अंग्रेज कब्जा करते हैं, जहाँ पर हैदराबाद और इधर थोड़ा सा मैसूर वाले क्षेत्र, मैसूर से नीचे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र था बहुत कम था। लेकिन जब 1840 का टाइम आता है, तो देखिए यहाँ पर कितनी जगह पर भारत में बहुत सी जगहों पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। और अब उसके नीचे देखिए, ये देखिए 1857 तक तब भारत के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। ये देखिए येलो वाला जो एरिया है, ये अंग्रेजों के द्वारा कब्जा किया हुआ एरिया है। आगे देखिए, नए शासन की स्थापना होती है फिर अंग्रेजों के द्वारा। जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग, उनका कार्यकाल क्या था? 1773 से 1785 तक। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल नहीं बल्कि मुंबई, मद्रास में भी अपना नियंत्रण कर लिया था।
ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट थी, जैसे जहाँ पर उनके हेड ऑफिस होते थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। यहाँ पर गवर्नर थे, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। और हेस्टिंग के कई प्रशासकीय सुधार किए थे और न्याय के क्षेत्र में सुधार, खास तौर पर कुछ सुधार हैं जो आगे हम देखेंगे। 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की जाती है। यह व्यवस्था होती है अदालतों की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी होगी दीवानी। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। जो जिला कलेक्टर थे यूरोप के, वो ही होंगे दीवानी अदालत के जो हेड होंगे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करेंगे। फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जो फौजदारी अदालतें थी, कुछ भी छोटे मोटे फैसले होते थे या कुछ भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, उनका जो फैसला करवाते थे वो फौजदारी अदालतें थीं। लेकिन इसमें जो काजी और मुफ्ती थे वो अभी भी जो अंग्रेजी कलेक्टर यूरोपीय कलेक्टर थे उनके अंडर ही काम कर सकते थे। अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं दे सकते थे। अगर अंग्रेजों को सही लगता तो वो फैसला सुना सकते थे। आगे देखिए, काजी। काजी का मीनिंग क्या होता है? एक न्यायाधीश, जिन्हें हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हम जज बोल सकते हैं। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है जो कानूनों की व्याख्या करता है और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो है संसद का ऊपरी सदन है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। तो आज भी अगर हम किसी कोर्ट में देखते हैं तो ऐसे बोला जाता है ना, माय लॉर्ड, जज को लॉर्ड। तो ये प्रथा अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू की गई थी कि जज को लॉर्ड कहा जाए। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शिखाओं के हिसाब से जो उनके कानून थे वो उनकी अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। और उनके जो भी ब्राह्मण थे वो पंडित थे, उनके आपस में विचार नहीं मिल रहे थे। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो भी उनमें डिफ्रेंशिएशन था, जो भी उनमें भिन्नता थी, ख़त्म करने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। और हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, क्योंकि अंग्रेजों को क्या अंग्रेजी समझते थे, हिंदी समझ में नहीं आती थी उन्हें। तो जो कोई भी यहाँ का जो भी कानून था, रूल था, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था इंग्लिश में। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। मुस्लिम कानून अलग बनाए गए थे, हिंदू कानून अलग। तो ये अंग्रेजों के बांटने की नीति थी कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून होंगे, हिंदुओं के लिए अलग, सिखों के लिए अलग होंगे। तो इसी प्रकार अंग्रेज अपनी चालबाजी से भारत में फूट डाल रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कि सबसे ऊंचा न्यायालय यही होगा। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालतें, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजों ने अपनी जहाँ भी उन्हें सही लगता था अदालत, उन्होंने प्रांतीय अदालतें या राज्य अदालतें, ऐसे अलग अलग अदालतें उन्होंने स्थापित करनी शुरू कर दी और उनका नाम दिया गया अलग अलग। जैसे पीछे हमने पढ़ा था दीवानी अदालतें, फौजदारी, अब सदर निजामत की अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर का ओहदा सबसे बड़ा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका काम क्या होता था, लगान और कर इकट्ठा करना कलेक्टर का काम था। और न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में जो कानून व्यवस्था थी वो भी कलेक्टर ही बनाकर रखता था। हालांकि बाद में कलेक्टर की जिम्मेदारियां कम कर दी गई और कुछ ऐसे जो काम थे जो सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों को और पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए थे। ये बाद में प्रावधान होते हैं जो इस समय पर जो उन्होंने कानून बनाए थे, जो उनके एक्ट थे, उसमें फिर चेंजेस करके आगे बहुत से एक्ट नए लागू किए जाते हैं। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। जो पुराने केंद्र थे सत्ता के, उनका फिर क्या हुआ, उनको दबा दिया गया था, एक साइड कर दिया गया था। आगे फिर देखिए कंपनी की फौज कैसी थी।
कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए थे, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। जो उनके साथ नए विचार तो थे कंपनी के पास, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी ताकत थी वो सैनिक थी, क्योंकि उनके पास सैनिक उन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा लिए थे कि फिर वो किसी भी अगर शासक से मुकाबला करते तो अंग्रेज जीत जाते थे। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार क्या होता है, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, और पैदल सेना की थी जो मुगल सेना थी। उन्हें तीर अंदाजी तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की संख्या बड़ी थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे। तो जो भारत के जो शासक थे उनके पास सेना की पुरानी टेक्निक थी, लेकिन जो अंग्रेज थे उनके पास नई टेक्निक होती थी। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिकों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सत्ता के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यही तरीका अपनाया था। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से वर्ड निकला है सिपॉय। अंग्रेज उन्हें आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक फिर बदलने लगी थी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। जो कंपनी की सेना जब बढ़ने लगी थी तो उन्हें घुड़सवारों की ज़रूरत जो है महसूस नहीं होती थी। उन्हें कम लगी कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि बंदूक और मैचलॉक क्या है, जो बंदूक एक ऐसी बंदूक जहां पर बारूद का यूज़ किया जाता था। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो घुड़सवारों की जगह उन्हें बंदूकें मिलने लग गई थी, वो बंदूकों का यूज़ करने लगे थे, तो इसकी वजह से उन्हें फिर पैदल सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी जो बंदूकों का यूज़ कर सकें। तो उन्होंने फिर जब सेना की भर्ती शुरू की तो उन्हें ट्रेनिंग देने लगे थे। यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखिए, धर्मशास्त्र क्या है, ऐसी कृति है जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, जहाँ पर धर्म के बारे में पूरी जानकारी होती है। सवार क्या होते हैं, घुड़सवार, मस्केट जो पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बंदूक। तो जब ऐसे मस्केट को यूज़ करना था तो उन्हें फिर पैदल सिपाहियों की ज़रूरत थी, तो घुड़सवारों की जगह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैदल सैनिक रखने शुरू कर दिए थे। आगे देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे कि उन्होंने एक सैनिक सेना और भी बढ़ानी शुरू कर दी थी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग सिखाने लगे, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। पहले तो वो कम कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो ज़्यादा कंट्रोल में आ गए थे, क्योंकि वो अपने यूरोपीय ढंग थे, जो वहाँ की टेक्निक थी वो सिखाने लगे थे। उन्हें पूरा डिसिप्लिन सिखाया गया था, उनकी एक्सरसाइजेज होती थी, अभ्यास, पूरी ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती थी। कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। जो जाति होती थी, जब वो ट्रेनिंग देते थे तब उनके बीच में कभी ऐसा होता था कि वो जो भी जाति थी, तब जब अंग्रेज भारत में आए थे तब भारत में अलग अलग वर्ग थे और जाति समुदाय में बटा हुआ था, लेकिन जब वो ट्रेनिंग देते थे सैनिकों को तो एक साथ देते थे, तो इससे वो किसी भी जाति समुदाय से भेदभाव एक तरह से भेदभाव नहीं करते थे, सभी को इक्वली ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन लोग क्या करते थे, अपनी जाति और धर्म के बहुत ज़्यादा पक्के थे और फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी इस चीज़ से। क्या अंग्रेज भारत में जो लोग थे, सिपाही थे, क्या वो खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ऐसा आप सोच के देखिए कि अगर एक सिपाही है, वो धर्म के प्रति
पूरा कट्टर है, धार्मिक है, अगर वो सेना में भर्ती होता है लेकिन उसको किसी और जाति के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तो क्या वो खुद को सिर्फ सिपाही मानेगा? मुझे तो नहीं लगता कि उस समय पर ऐसा हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही उनके मन में इतना जहर घोला गया था एक दूसरे की जाति धर्म के प्रति, तो फिर वो खुद को सिर्फ सिपाही कैसे मान सकते थे? तो ये कुछ चुनौतियां अंग्रेजों के सामने आती थी। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात में के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनके सिपाहियों को किस तरह से देखा था, जो पूरे सिपाहियों के बारे में हम आगे एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। जो 1857 का विद्रोह होता है, सिपाहियों के द्वारा शुरू की जाता है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमने चैप्टर किया उसका ये निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन निकलता है इस पूरे चैप्टर से, जो भी आज हमने बातें देखी हैं अंग्रेजों के बारे में, उससे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। तो देखिए, हमने देखा था सबसे पहले वो सिर्फ व्यापार करते थे अंग्रेज भारत में, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 19वीं सदी की शुरुआत में एक नई तकनीक के आने से यह प्रक्रिया हुई और तेज होती गई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट दी थी। तो फिर कुछ बहुत सी तकनीक विकसित होने लगी थी, जैसे जहाज़ों के जरिए जहाज बनने से पहले जो भारत में पहुंचता 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, लेकिन भाप से चलने वाले जो जहाज थे वो बहुत तेज़ी से पहुंचा देते थे भारत में। तो इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत में आने लग गए थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था 1857 तक। और 1857 से जब लोगों को पता लग जाता है कि अब अंग्रेज पूरी तरह भारत में जम चुके हैं, तभी उनके खिलाफ विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह होता है। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। डायरेक्ट शासन तो वो 63% भारत में करते थे एरिया में, और 78% लोगों पर, लेकिन इनडायरेक्टली भी इतना शासन किया था उन्होंने। इसी प्रकार व्यवहारिक सत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो ये था हमने आज जो किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे उन्होंने भारत में आकर, थोड़ा बेसिक सा करा है हमने, इतने डिटेल से नहीं किया, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हम सिर्फ उसको ही कर रहे हैं एक बार। आगे देखिए, यहाँ पर हम एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। दीवानी का क्या अर्थ होता है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। और शेर मशहूर किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। रानी चेन्नम्मा ने क्या किया था? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सिपाही से सिपाही शब्द निकलता है। हेस्टिंग क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता था। तो आगे ये एक ब्लैंक्स में है, सबसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत कौन सी जंग से शुरू होती है? जो प्लासी की लड़ाई होती है, सबसे पहले वो ही होती है। आगे हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत शक्तिशाली शासक थे दोनों। हैदर अली के बेटा थे टीपू सुल्तान, लेकिन बाद में युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। डलहौजी ने कौन सी नीति बनाई थी? विलय की नीति अपनाई थी। और मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कौन से भाग में स्थित थी? मराठा की रियासतें उत्तर पश्चिम भाग में थी, नॉर्थ वेस्ट एरिया पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आगे भी देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी बेसिक बातें क्लियर होती हैं। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।